Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next video of our current affairs series जो हमारी current affairs series चल रही है उसके next video को आज हम लोग करने वाले हैं and today we are going to do the polity portion. We have already completed the art and culture ones, art and culture, and we have also completed the environment section. Today we will be doing polity. And in next some videos we will be doing economics and international relations, science and technology, and we will finish it. So I think 3 to 5 to 7 around 7 to 8 classes. In 7 to 8 classes we will be फिनिशिंग इट एवरीथिंग और ऐसे ही अल्टरनेट डेज पे क्लास आएगा। और मेरा भी एम ये है कि इस कि अराउंड प्रीलिम से कुछ 5-6 दिन पहले तक हालांकि खत्म हो जाएगा, पर इसमें ये है कि आप रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप रिवीजन जैसे अभी कर रहे हो, अभी 10 दिन 20 दिन बची हुई प्रीलिम्स को, 10 डेज बची हुई प्रीलिम्स को, अगर आप उस टाइम रिवीजन करोगे तो आपके माइंड में रिटेंशन रहेगा। आप जब भी प्रीलिम्स देने जाओगे तो आपके टर्म्स वगैरह जो भी आपके ध्यान में रहेगी। और कुछ बच्चे जो है वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल प्रीलिम्स के लिए भी सर कुछ करो, तो उसके भी राइट अप आई एम प्रिपेयरिंग द राइट अप, और उसके भी क्लासेस मैं ले लूंगा प्रीलिम से कुछ दिन पहले अराउंड आई थिंक एंड ऑफ दिस मंथ और द इनिशियल स्टेटस दैट इज आई थिंक 2 से 3 तारीख के राउंड में मैं राइटअप कंप्लीट करके ले लूंगा। अराउंड राइटिंग द राइटअप जो होगा अराउंड वो 100 पेजेस का होगा और ज़्यादा बड़ा, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट शॉर्ट में जो प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर का वही मैं उसमें लिख रहा हूँ। और 100 पेजेस का अगर आप 10-10 पेज भी डेली पढ़ो, इट इज नॉट बल्कि इट इज वेरी लाइट। अगर आप डेली 10-10 पेज भी पढ़ो तो प्रीलिम्स से पहले आप इसको इजीली कंप्लीट कर लोगे 10 दिन में, एंड उस टाइम आपके माइंड में सारी चीजें ध्यान में रहेंगी भी। और उसकी मैं यूट्यूब वीडियो भी एक बना दूंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, मैं हाईलाइट कर दूंगा सारी इंपॉर्टेंट चीजें, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो लेट्स स्टार्ट द पॉलिटी करंट अफेयर सेशन, मतलब जो पॉलिटी की आज करंट अफेयर्स की जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है हम वो आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज चल रहे हैं वो सब देख लेते हैं। तो लद्दाख आर्टिकल 371 एंड 6 शेड्यूल्ड, अभी देख सकते हो जैसे लद्दाख में सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट था टू ग्रांट 6 शेड्यूल्ड स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी 6 शेड्यूल्ड स्टेटस किस किस स्टेट्स को मिला हुआ है? करेंटली जो 6 शेड्यूल्ड स्टेटस है it is with 4 states, that is Assam, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब इसको ध्यान रखने के लिए एटीएम से याद रखना, ठीक है? एटीएम इसको इट असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। टू कीप इट इसको याद रखने के लिए, टू कीप इट रिमेंबर यूज द टर्म एटीएम स्क्वायर, ठीक है? तो 6 शेड्यूल्ड अभी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को है, और 6 शेड्यूल्ड लद्दाख को मिलना, यानी कि 6 शेड्यूल्ड में आपको ऑटोनॉमी काफी अधिक रहती है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी मिलता है, ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स मिलते हैं, दैट इज एडीसी एंड एआरसी। तो इफ 6 शेड्यूल्ड स्टेटस इज ग्रांटेड टू लद्दाख, इट विल बी गेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी। तो उसी पे और ऐसा भी काफी जगह पे न्यूज वगैरह में था कि अगर हम लोग इसे 6 शेड्यूल्ड ना प्रोवाइड कर पाए तो क्या उसको हम लोग आर्टिकल 371 के अंदर प्रोटेक्शन दे सकते हैं? कुछ उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन, जैसे आप सब जानते हैं आर्टिकल 371 आई थिंक फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए है, 371 ए नागालैंड के लिए, जो डिफरेंट स्टेट्स आर कवर्ड इन आर्टिकल 371। और 371 और 6 शेड्यूल्ड में मेजर डिफरेंस ये है कि 6 शेड्यूल्ड के कंपैरिजन में 371 में कम ऑटोनॉमी मिलती है। इससे क्या हुआ कि लोकल पॉपुलेशन को प्रोटेक्शन भी मिलेगा। सेकेंडली जो ऑटोनॉमी मिलेगी that will be not as widespread as compared to the ADCs and ARCs under 6 schedule। 6 schedule के अंदर autonomous district council और regional councils हैं, उससे अगर आप कंपेयर करो तो आर्टिकल 371 के अंदर ऑटोनॉमी कम मिलती है। It is often given to give representation to certain religious and social groups to allow these groups exercise autonomy। It is through article 371 and it provides less autonomy as compared to 6 schedule। तो ये चीज ध्यान में रखना। आर्टिकल 370 एनएससी काफी न्यूज में, वी ऑल नो दैट कि जो आर्टिकल 370 था जो कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था, दैट इज बीन रिमूव्ड, दैट इज बीन आर्गुमेंटेड बाय आवर पार्लियामेंट। और अभी इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो केस थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल के जो रिमूव हुआ इसको वैलिड
था गया, दैट इज द गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू चेंज ए स्टेट टू यूटी। मेन यही था कि क्या स्टेट को यूटी में चेंज कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ, पार्लियामेंट कैन चेंज द स्टेट इनटू यूटी। और ऐसे भी जो सुप्रीम कोर्ट ने चीज और बोला, जो आर्टिकल 370 थे टेम्पोररी प्रोविजंस, टेम्पोररी प्रोविजंस थे तो उनको हटा सकते हैं। और इससे क्या हुआ, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर था, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 यूटीज, दैट इज लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर में क्या मिलेगी, एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी मिल जाएगी हमें। जैसे अभी लेजिस्लेटिव बॉडी कहाँ का है, दिल्ली और पौंडीचेरी में, और जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनेगी तो वहां पर भी लेजिस्लेटिव बॉडी हो जाएगी। ठीक है, और की इश्यूज क्या क्या थे, ऑन सोवरेनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑन वेदर आर्टिकल 370 इज टेम्पोररी एंड परमानेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि दिस इज टेम्पोररी। ऑन लीगलिटी, यस इट इज लीगल। ऑन द एक्शन दैट वाज टेकन अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट रूल के अंदर ये एक्शन लिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ ये भी चलेगी। ठीक है, अब इससे क्या क्या चीजें हुई, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर थी उसकी रीऑर्गेनाइजेशन की गई, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिलिमिनेट किया गया, लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिलिमिनेट किया गया, वोटिंग राइट्स टू वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज, जो भी वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज थे जो जम्मू एंड कश्मीर में रिसाइड कर रहे थे उनको वोटिंग राइट्स मिली। देयर विल बी आल्सो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर कश्मीरी पंडित्स एंड डिस्प्लेस्ड पीपल फ्रॉम पीओके, जो लोग पीओके से डिस्प्लेस हुए और जो कश्मीरी पंडित्स थे उन दोनों को अब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मिलेंगी, तो ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट थिंग which was on news was advocate on record, तो we all know कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग only advocate of records can file cases in supreme court, अच्छा मेंशन भी मैंने यहाँ पे क्या हुआ है, only advocate on record can file cases in supreme court, और जो senior advocate हैं they have to appear in the courts with advocate of record, जो भी सीनियर एडवोकेट्स हैं वो बिना एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड के कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते, तो ये चीज को ध्यान रखना आप लोग। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या है, दे आर जनरली ए लिंक बिटवीन द लिटिगेंट एंड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। द आइडिया बिहाइंड दिस प्रैक्टिस इज दैट ए लॉयर विद स्पेशल क्वालिफिकेशंस इज पिक्ड अप बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ एंड इट इज equipped to appear for a litigant because it is a court of last opportunity for the litigant। और अगर आप एडवोकेट एंड रिकॉर्ड की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स के द्वारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मेंटेन की गई थी, मतलब एलिजिबिलिटी के किसके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, थ्रू सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013, इसको ध्यान में रखना। दे हैव टू क्लियर एन एग्जामिनेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज से आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जो भी एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड है उसको सुप्रीम कोर्ट के 16 किलोमीटर रेडियस के अंदर में ही अपना ऑफिस होना जरूरी है। Every advocate on record must have an office in Delhi within an radius of 16 kilometer with the Supreme Court। तो सुप्रीम कोर्ट के रेडियस से मतलब सुप्रीम कोर्ट है तो 16 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एडवोकेट एंड रिकॉर्ड का ऑफिस होना चाहिए। 16 किलोमीटर 16 है उसको ध्यान में रखना। Under Article 145 of the Constitution, the Supreme Court is empowered to make rules and regulate its own procedure। ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको कि जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स है 2013, ये किस आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिली कि वो रूल्स बना सके, तो दैट इज थ्रू आर्टिकल 145। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी राइट्स। रिसेंटली अनिल कपूर केस वाज इन न्यूज, अनिल कपूर केस, वी ऑल नो अनिल कपूर इज। तो ये अनिल कपूर केस किस रीजन से था, पर्सनैलिटी राइट्स के हिसाब से। पर्सनैलिटी राइट क्या है, जो हमारी एक यूनिक पर्सनैलिटी है, हमारा यूनिक वॉइस है, हमारा यूनिक सिग्नेचर है, हमारा यूनिक स्टाइल है, दैट इज आवर पर्सनैलिटी। एंड दैट इज अगर हमारे कोई यूनिक स्टाइल्स को, जैसे अनिल कपूर का या फिर कोई भी एक्टर का फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक यूनिक स्टाइल है और उसको अगर कोई अदर लोग कॉपी करके जो एक्टर के कमर्शियल बेनिफिट्स हैं जो उनका ब्रीच कर रहे हैं उनके प्रिविलेज को, या उनका जैसे मेरे पास अगर कुछ टैलेंट है और मैं उससे कुछ कमा रहा हूँ, तो अगर आप सेम टैलेंट का यूज करके वो चीज कमा रहे हो तो वो मेरे पर्सनैलिटी राइट्स का ब्रीच है, दैट इज व्हाट पर्सनैलिटी राइट्स इज। ठीक है, अब देखो, द आइडिया इज दैट ओनली द ओनर और क्रिएटर ऑफ दिस डिस्टिंक्ट फीचर्स हैव द राइट टू डिराइव एनी कमर्शियल बेनिफिट। जो भी कमर्शियल बेनिफिट उसे है वो ओनर और क्रिएटर ही उसे डिराइव कर सकता है, और अगर आप डिराइव कर रहे हो तो यू हैव टू टेक द परमिशंस फ्रॉम द ओनर एंड द क्रिएटर। जो उस पर्सनैलिटी जो भी स्टाइल है वो जिसका है वो आपको उससे परमिशंस लेने होंगे, इस चीज को आप ध्यान में रखना। बिकॉज अगर आप ऐसे उसको यूज करो विदाउट परमिशन, अगर उससे आप कमर्शियल बेनिफिट रिलीज करो, इट कैन बी टेंजिबल लॉस ऑफ ए रेवेन्यू फॉर दैट पर्सन हु हैज
the originating the style, who has been knowing for his style, ठीक है. तो that is what personality rights was in news. तो जनरली अभी तक कोई ऐसा लॉ एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है जो कि पर्सनैलिटी राइट्स को लेके काम करता है, बट ऑल्दो इट फॉल अंडर द राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्राइवेसी का भी जनरली बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इट इज केस पुत्तुस्वामी केस, ध्यान में रखना इसको. ये आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा अभी, इसके न्यूज में था. काफी कॉन्सेप्ट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में है, ठीक है, ट्रेडमार्क्स वगैरह में जो है वो पर्सनैलिटी राइट्स को डील करते हैं. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट पर्सनैलिटी राइट्स आर. नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स टू साइलेंस. तो रिसेंटली अभी न्यूज में था बिकॉज कि जो भी एक्यूज होता है उसको राइट टू साइलेंस का हक है. अगर मान के चलो मैं एक्यूज हूँ तो कोई भी पुलिस हो गई या कोई भी एजेंसी हो गई वो मुझे जबरदस्ती कुछ भी कबूल नहीं करा सकता. आप देखते हो कैसे मूवीज वगैरह में कैसे धमकी दिया जाता है कि भाई अपने जुर्म को कबूल करो कबूल करो कबूल करो. तो आई हैव द राइट टू साइलेंस, ठीक है. कोई भी जबरदस्ती किसी भी एक्यूज को कुछ कबूल नहीं करा सकता. That all accused have the right to silence and investigators cannot force them to speak up or admit the guilt. It is, ये ध्यान रखना. और अभी ये इसलिए न्यूज में था बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैड रिजेक्टेड a play of brain making, polygraph and narco analysis test. और जो narco analysis test है, this can be done only after taking permissions from the accused. जो भी जिसके ऊपर भी आप narco analysis test कर रहे हो उनसे परमिशन लेने के बाद ही हम लोग narco analysis test उनके ऊपर कर सकते हैं. So that is why it was in news. Next, that is Article 239AA. So we all know that the 69th Constitutional Amendment Act है, this gave the status of National Capital Region of Delhi. जो दिल्ली को जो स्पेशल स्टेटस मिली है that is through this article only, ठीक है. और यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज होते हैं विद 61st Constitutional Amendment Act. तो 61st Constitutional Amendment Act was related to reducing the voting age from 21 to 18 years. जो वोटिंग एज को 21 से 18 किया गया था, that is related to 61st Amendment Act. 69th with the दिल्ली, जो दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव स्पेशल लेजिस्लेटिव बनी, that is related to with special status to दिल्ली. और it was amended on the recommendation of S. Balakrishnan Committee. तो ये ध्यान रखना कि 69th Amendment Act जो दिल्ली को जिसने स्पेशल स्टेटस दिलाया वो किसके थ्रू है? थ्रू with the recommendation of S. Balakrishnan Committee, ठीक है. तो इसके हिसाब से क्या था, जो दिल्ली है उसको एडमिनिस्ट्रेटर मिलेगा और एक लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी. So that is what about 69th Constitutional Amendment Act. और यहाँ पे जो दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट है that can make laws on matters of all matters of state lit except PPL, that is पुलिस, पब्लिक एंड लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड को छोड़ करके वो स्टेट लिस्ट पे सब पे काम करेंगे. पर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड में कौन काम करेगा? यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट विल मेक लॉज ऑन पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड इन द दिल्ली. तो यू शुड कीप इन माइंड. नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑन आर्टिकल 399A. तो यहाँ पे भी ये चीज था न्यूज में, ठीक है. तो एक्चुअली ये चीज ये इसलिए न्यूज में था बिकॉज देयर इज ए टफल बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर and the Council of Ministers of Delhi कि who has the upper hand. लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपर हैंड है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको अपर हैंड है, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपर हैंड है. तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये बोला कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको अपर हैंड है एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो भी एलजी है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर है he should work on the aid and advice of the council of ministers, ठीक है. बट जनरली जो गवर्नमेंट ने इसको नलिफाई करने के लिए अमेंडमेंट आई जिसमें उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिक पावर दी, तो इसलिए काफी न्यूज में था. तो यहाँ पे जस्टिस जो चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने ये भी क्लियरिफाई किया था कि आर्टिकल 239 रिप्रेजेंट्स अ क्लियर मैंडेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस फाउंडेड ऑन पार्टिसिपेटरी रिप्रेजेंटेटिव एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट. दैट इज जो भी गवर्नमेंट है, जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसके ही थ्रू हमारा काम होना चाहिए. लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. फॉरम शॉपिंग, अभी जनरली इसमें एक चीज और आप ऐड कर सकते हो. चीज और न्यूज में था कि जो भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वगैरह है वो किसके कंट्रोल में रहेगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कंट्रोल में या फिर यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में? तो जनरली ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके कंट्रोल में रहना चाहिए, पर जनरली जो पार्लियामेंट है वो थ्रस्ट करती है कि यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहना चाहिए. तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, इसके भी ये है. तो नेक्स्ट थिंग दैट इज इन न्यूज इन फॉरम शॉपिंग. तो फॉरम शॉपिंग क्या होता है? दैट इज कि अगर आप जानबूझ के
कि किसी एक कोर्ट में जाओ, किसी एक जज के पास जाओ, ताकि वो आपको एक मतलब फेवरेबल जजमेंट दे, तो दैट इज फोरम शॉपिंग। दैट इज व्हेन लिटिगेंट्स और लॉयर्स अटेम्प्ट टू डिलिबरेटली मूव टू देयर केस टू ए पार्टिकुलर जज टू ए कोर्ट फॉर फेवरेबल जजमेंट, इसको फॉरम शॉपिंग करते हैं। मतलब आपको जैसे यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, मेरे जज ए जो कोर्ट ए में जो जज है, जज हीड है, मुझे लगता है कि वो मेरे थोड़े जान पहचान के हैं, तो वो मेरे फेवर में डिसीजन दे सकते हैं। तो आप जानबूझ के क्या करोगे, अपने लिटिगेशन को कहाँ ले जाने की कोशिश करोगे, कोर्ट ए में, ताकि आपको फेवरेबल रिजल्ट्स मिले। दैट इज नोन एज फॉरम शॉपिंग। और इससे एक और रिलेटेड टर्म दैट इज रिक्यूजल ऑफ जजेज। तो जनरली जजेस क्या होता है, जजेस को अगर ऐसा लगता है कि अगर किसी एक केस में इफ जजेस फील दैट कि यहाँ पर मैं कोई फेवरेबल डिसीजन दे सकता हूँ जो कि किसी एक पार्टी को फेवरेट बना दे, जजेस वहां पे उस केस से रिक्यूज कर लेते हैं। दैट इज जहां पे जजेस को ये शक लगता है कि मैं इस केस में फेवरेटिज्म कर सकता हूँ, या क्योंकि यहाँ पे मेरे जान पहचान के लोग हैं तो मैं फेवरेबल डिसीजन दे सकता हूँ, तो जजेस कैन रिक्यूज फ्रॉम देयर। दैट इज कि यहाँ पे मेरे जो भी है फेवरेबल डिसीजन का चांसेस है, तो मैं यहाँ इस कोर्ट में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे जान पहचान के लोग हैं। दैट इज व्हाट नोन एज रिक्यूजल ऑफ जजेस। सो दिस हैज बीन आल्सो इन न्यूज। नेक्स्ट, प्रिविलेज मोशन। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है, जो मेंबर्स को मिलते हैं कंडक्टिंग बिजनेस इन द पार्लियामेंट, एंड दिस प्रिविलेज इज आल्सो टू अटॉर्नी जनरल। एमपीज एमएलएस को तो मिल रहा है, प्लस अटॉर्नी जनरल को भी ये प्रिविलेज मिलता है, बट दिस प्रिविलेज इज नॉट एक्सटेंडेड टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं मिलता है, तो दैट यू शुड नो। सो देयर इज नो कोडिफाइड लिस्ट, हालांकि कोई प्रिविलेजेस को लेके कोई कोडिफाइड लिस्ट नहीं है, बट it includes the right of free expression in the course of parliamentary debates. Members of parliament will not be liable to any court proceedings for this. Members अगर किसी भी चीज को लेके कुछ वोट कर रहे हैं या कुछ भी डिबेट कर रहे हैं, कुछ भी वो फ्री एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं अपने पार्लियामेंट में, तो वो कोर्ट में उसके लिए लायबल नहीं होंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना। और अगर कोई ऐसा प्रिविलेज जो ब्रीच होता है, तो मोशन कैन बी रेज्ड बाय एनी मेंबर। अगर किसी मेंबर को लग रहा है किसी मेंबर ने प्रिविलेज को ब्रीच किया है, तो दे ही कैन रेज ए मोशन, एंड दैट मोशन कैन बी एडमिटेड बाय द चेयरमैन। जो भी चेयरमैन या स्पीकर होंगे, जो भी हाउस के चेयरमैन है, वो उसको एडमिट भी कर सकते हैं और उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एडमिट करते हैं तो दे आर रेफर टू प्रिविलेज कमेटी। एडमिट करते हैं तो उसको प्रिविलेज कमेटी को रेफर करते हैं। तो two conditions पे it is best, that is the question shall be restricted to a specific matter of recent occurrence। अगर जो भी privilege motion ये हो रहा है, तो उस पे ध्यान रखना है कि जो privilege motion पे जो भी member ये कर रहे हैं, जो privilege motion को उन्होंने उठाया है, तो एक specific matter पे होना चाहिए जो recent occurrence का था, और जो matter requires the intervention of council। ठीक है, और same provisions आपके लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है और लोकसभा में भी है। तो यहाँ पर भी आपके जो स्पीकर है, दैट इज फर्स्ट लेवल ऑफ सुप्रीमिटी, उसके बाद जो है उसको प्रिविलेज कमेटी को फॉरवर्ड कर देते हैं अगर वो मोशन एक्सेप्ट करते हैं। तो उसको प्रिविलेज कमेटी क्या करती है, जो भी है उस चीज को एग्जामिन करती है। दे कैन कॉल रिलेवेंट पीपुल, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, रिलेवेंट पीपुल उनको बुला सकती है। उसके बाद वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, एंड दैट रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड टू द स्पीकर। जो भी चेयरमैन है, फिर उसको रिपोर्ट प्रेजेंट किया जाता है विद इन 1 मंथ। ये ध्यान रखना, 1 महीने के अंदर वो रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद उस मोशन को रिपोर्ट के बेसिस पे कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट, अबाउट सस्पेंशन ऑफ MPs, it is an old tradition respective of which party alliance is opposition, the MP is causing a ruckus inside the parliament। obviously we many times see कितने MPs ruckus cause करते हैं, कुर्सियां तो ऐसे तोड़ी जाती हैं लोकसभा में। तो ये सारी चीजें आप सुनते भी आ रहे हो, देखते भी आ रहे हो। जनरली इसके 4 रीजंस है। मेनी टाइम द लैक ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर एमपीज फॉर रेजिंग इंपॉर्टेंट मैटर्स। टाइम नहीं उन्हें दिया जाता है, तो वो फिर अल्लाह करने लगते हैं, कुछ थोड़ा लगते हैं कि भाई मुझे टाइम दो। ठीक है, मेनी टाइम्स देयर इज अनरिस्पॉन्सिव एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, डिलिबरेट डिस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टीज और पॉलिटिकल जो भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहता है, तो कोई भी कुछ काम चल रहा है तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए भी काफी बार किया जाता है। काफी बार क्या होता है कि कोई ऐसा एक्शन भी एमपीज के खिलाफ नहीं लिया जाता, तो दे बिकम रिलक्टेंट और वो बार बार वो चीज का यूज करते हैं। हु कैन सस्पेंड द एमपीज एंड हाउ? तो लोकसभा स्पीकर जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं एमपी को ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स 373, 374 एंड 374A। ठीक है, अगर कुछ भी लोकसभा स्पीकर को ऐसा लगता है किसी एमपी ने कुछ डिसऑर्डरली कंडक्ट किया है, तो ही कैन ऑटोमेटिकली सस्पेंड द एमपी फॉर period of 5 days or remaining part of the session, and this is not power of the chairman of Rajya Sabha। राज्यसभा में ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है। There is need to pass a motion by member।
राज्यसभा में मोशन पास करना ही पड़ेगा, पर लोकसभा में मोशन पास करने की जरूरत नहीं है। स्पीकर चाहे तो विदाउट पासिंग ऑफ एनी मोशन ही कैन सस्पेंड एन एमपी फॉर 5 days और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन, तो दैट यू शुड कीप इन माइंड। और एमपीज कितने दिन तक सस्पेंडेड हो सकते हैं, तो जनरली जो होता है दे कैन सस्पेंडेड फॉर द मैक्सिमम ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द सेशन ओनली, जो उस सेशन तक ही सस्पेंड हो सकते हैं। अगर जो न्यू सेशन फिर जब आएगा तो उसमें वो सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो जो मैक्सिमम कितने सस्पेंड हो जाते हैं, अप टू दैट सेशन ओनली जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कंडक्ट किया हुआ है, ये चीज ध्यान में रखना। वेरियस मोशंस पास्ड बाय द पार्लियामेंट, फर्स्ट वन इज द शॉर्ट ड्यूरेशन मोशन। और ये सब मोशंस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जैसे कि एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि जो हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इज मेंशन्ड इन द पार्लियामेंट। तो ध्यान रखना, दीज आर नॉट मेंशन्ड इन द पार्लियामेंट, दीज आर मेंशन्ड इन द लोकसभा रूल्स, तो यू शुड कीप इन माइंड। तो जब अगर ऐसा चेयरमैन को लगता है कि द मैटर इज ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस और सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस raised by the council, he may admit the notice and in consultation with the leader of the council, he can fix the date on which such matter can be used taken up for discussion, allow time for discussion not exceeding 2.5 hours। जो भी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होते हैं वो 2.5 hours से अधिक नहीं हो सकते हैं। उसके बाद रिलेटिव फॉर मोशन विद अ वोट, अगर मोशन कोई जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो दैट्स, और वो मोशन जो भी है दैट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू रिसेंट अकरेंस। तो ये सारी चीजें कुछ ध्यान में रखना। फिर एडजॉर्नमेंट मोशन यूज में था हमारा। ये एडजॉर्नमेंट मोशन किस लिए होता है, इट इज रेज्ड फॉर द डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। नोटिस इज गिवन ऑन 10 AM टू द लोकसभा सेक्रेटरी जनरल, देयर इज नो प्रोविजन अवेलेबल इन राज्यसभा। राज्यसभा में एडजॉर्नमेंट मोशन की कोई प्रोविजन अवेलेबल नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड मस्ट रिमेंबर इट। और अगर ये होता है तो एडजॉर्नमेंट मोशन शुड बी नॉट लेस देन 2 hours and 30 minutes, तो ये ध्यान में रखना। पासेस ऑफ एडजॉर्नमेंट मोशन डजंट, ये ध्यान रखना, एडजॉर्नमेंट मोशन अगर पास भी हो तो ऐसा नहीं गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन सडनली। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगी तो इमीडिएटली गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन, बट दिस इज द नॉट द सेम केस फॉर एडजॉर्नमेंट मोशन। अगर एडजॉर्नमेंट मोशन पास होती है तो गवर्नमेंट को तुरंत रिजाइन नहीं करना होता है। हालांकि ये एक स्ट्रॉन्ग सेंसर बन सकता है, बिकॉज कि आपकी अगर कोई पार्टी मान के चलो पावर में है, यू आर इन मेजोरिटी, तो आपके मेजोरिटी में होने के बाद भी अगर अपोजिशन एडजॉर्नमेंट मोशन पास करा ले रहा है, दैट इज कि कुछ तो प्रॉब्लम है आपको मेजोरिटी में। तो हालांकि इट कैन लीड टू सस्पेंशन, इन आगे चल के सस्पेंशन को लीड कर सकता है, बट डायरेक्टली इससे कोई सस्पेंशन नहीं होता है, तो ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट है स्पेशल सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोई भी स्पेशल सेशन को मेंशन नहीं कर सकता। अभी ये न्यूज में था कि न्यू पार्लियामेंट हाउस जो बनी है तो उसको लेके स्पेशल सेशन हुआ था शायद, ठीक है। तो आर्टिकल 85 मैंडेट्स द पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस ईयर, ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना। जो पार्लियामेंट हो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है 6 महीने से अधिक गैप तक नहीं हो सकता है। द गैप बिटवीन 2 सेशंस शुड नॉट एक्सीड 6 months। तो 6 months से अधिक का गैप नहीं हुआ, एटलीस्ट 2 बार तो सेशन मिलेगी। हालांकि जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है उसके हिसाब से तो 3 बार ये लोग मिलते हैं, दैट इज बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन जो भी है, ठीक है। पर जनरली क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एटलीस्ट देयर शुड बी 2 सेशंस इन द ईयर, और कन्वेंशन के हिसाब से पार्लियामेंट कितनी बार मिलती है, 3 सेशंस इन द ईयर। तो ये चीज ध्यान में रखना। Next is Commonwealth Parliamentary Association. It is founded in 1911 as an association of parliamentarians and parliamentary officials of various Commonwealth nations. Commonwealth nations क्या था, जो भी हमारे ब्रिटिशर्स ने जिस नेशन का रूल किया था, जो भी कॉलोनी के फॉर्म में थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस दे फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ रिलेशंस, कॉमनवेल्थ नेशंस, ताकि ब्रिटिशर्स को लगे, जो भी यूके को लगे, ताकि उनके साथ एक अच्छा रिलेशन रहे उनके कॉलोनीज का। तो इनका हेडक्वार्टर का है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर का इट इज इन लंदन, ये ध्यान में रखना। तो ये सारी चीज थी, इट इज हेडक्वार्टर इन लंदन, ये भी मेंशन किया। नाउ वी हैव नेक्स्ट एथिक्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। इट वाज सेट अप इन राज्यसभा इन 1997 एंड लोकसभा इन 2000। राज्यसभा में 1997 को सेटअप हुआ था और लोकसभा में 2000 को। लोकसभा में ये इट वाज एन एड हॉक कमिटी टिल 2015, एड हॉक कमिटी दैट इज टेम्पोररी कमिटी। We all know that we have 2 committees, ad hoc committees and types of committees, standing committees and ad hoc committees. तो जो ad hoc committees होते हैं, these are the temporary committees and standing committees are the permanent committees.
और जो ये पीपीटी रही, तो ये पीपीटी को मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। यू कैन डाउनलोड दिस पीपीटी फ्रॉम द टेलीग्राम, और वहां से आप रिवीजन कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक जो है मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ये चीज ध्यान में रखना। वहां से आप डाउनलोड करके पीपीटी को यूज करके रिवाइज कर सकते हो, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। तो जो राज्यसभा की एथिक्स कमेटी है दे कंटेन ऑफ 10 मेंबर्स, और जो लोकसभा की एथिक्स कमेटी है दे कंटेन ऑफ 15 मेंबर्स, ये ध्यान में रखना। जो राज्यसभा के एथिक्स कम्युनिटी दैट इज फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर एंड दे आर नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन, चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं, एंड जनरली द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज फ्रॉम द लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस। एक सभा की ड्यूरेशन कितनी, एक सभा की, दे आर नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज फ्रॉम द लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस, ये चीज ध्यान रखना। सेकंडली लोकसभा में 15 मिनट होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, दे आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा also for the maximum duration of 1 year. A person can complain against a member and another member along with evidence of elect misconduct, जो भी misconduct था उसके evidence के साथ यहाँ ethics committee को complain किया जा सकता है। उसके बाद committee also presents its report to the speaker, ठीक है। There is also provision for half hour discussion on the report, जो भी report ये present करता है speaker को, तो उसके हिसाब से half hour discussion भी होती है। The work of ethics committee and privileges committee often overlap, काफी बार ये overlap होता है, क्योंकि देखो ethics committee जो है actually there are two types of cases, ध्यान में रखना। एक breach of privilege, ठीक है, और एक misconduct cases, होता है दो टाइप्स के होते हैं, breach of privileges cases और एक होता है misconduct का cases। जो हमारा privilege committee है that can take up both cases, privilege committee जो that can take up both cases of breach of privilege and misconduct cases, but the ethics committee है that can not take the breach of privilege cases, they can take only they can take misconduct की cases ही सिर्फ ethics committee ले सकता है, वो breach of privilege के cases नहीं ले सकते हैं। तो misconduct के टाइम्स में क्या होता है, दोनों के थोड़ी overlapping functions भी हैं। और जनरली ये चीज देखा जाता है कि जब कोई सीरियस ऑफेंस रहता है, मोर सीरियस ऑफेंस को किसको फॉरवर्ड किया जाता है, प्रिविलेज कमेटी को। मोर सीरियस ऑफेंस को प्रिविलेज कमेटी को फॉरवर्ड किया जाता है, जनरल मिसकंडक्ट को एथिक्स कमेटी को फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना। अभी रिसेंट ये भी न्यूज में था, गवर्नमेंट राइट्स टू विथहोल्ड एसेंट। वी ऑल नो दैट गवर्नमेंट के पास 3 राइट है। अगर मान के चलो कोई बिल गवर्नमेंट के पास आता है तो गवर्नमेंट आइदर कैन गिव इट टू एसेंट, उसमें एसेंट दे सकते हैं गवर्नर, ठीक है। आइदर ही कैन विथहोल्ड हिज एसेंट, एसेंट को विथहोल्ड कर सकते हैं। आइदर ही कैन उसको वापस भेज सकते हैं, ठीक है, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन के लिए, और उसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो ये चीज है, अगर उन्होंने एसेंट दे दिया तो बिल बन गया, विथहोल्ड कर लिया तो विथहोल्ड में भी टाइम लिमिट कोई फ्रेम नहीं है, तो गवर्नर्स काफी बार अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको विथहोल्ड कर देते हैं। अगर उन्होंने रिटर्न कर दिया तो रिटर्न करने के बाद अगर दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इस बिल को वापस भेजा, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल वापस आ गया, दैट इज पास्ड अगेन, तो यहाँ पे उनको एसेंट देना ही पड़ेगा, मस्ट एसेंट। तो यहाँ पे क्या एंजॉय कर रहे हैं जो गवर्नर हैं, वो एक काइंड ऑफ सस्पेंसिव वेटो एंजॉय कर रहे हैं। और अगर उन्होंने प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर दिया तो वहां पे फिर गवर्नर का कोई रोल नहीं होता। और अगर प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा है और फिर उसको पास कर दिया है यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली ने, तो प्रेसिडेंट के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो एसेंट दे ही, ठीक है। गवर्नर के लिए अगर रिटर्न होने के बाद फिर से आ गया है तो गवर्नर शुड मस्ट गिव हिज एसेंट, बट प्रेसिडेंट ने अगर रिटर्न किया और फिर से वो प्रेसिडेंट के पास कर दिया गया तो प्रेसिडेंट इज नॉट लायबल टू गिव हिज एसेंट, प्रेसिडेंट को जरूरी नहीं कि एसेंट देगी। तो अभी न्यूज में इसलिए था कि मान के चलो भी गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर ने रिटर्न किया, फिर उसको जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसने वापस भेज दिया, तो अब क्या यहाँ पे गवर्नर इसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं? मतलब मैंने पहले आपको भेजा बिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रिटर्न किया रिकंसिडरेशन के लिए, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने वापस से भेज दिया गवर्नर के पास विद रिकंसिडरेशन, तो क्या यहाँ पे गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए रिकंसिडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज गवर्नमेंट मस्ट गिव एसेंट। जब ये चीज आती है गवर्नमेंट के पास रिकंसिडर हो गए तो गवर्नमेंट को वहां पे एसेंट देना ही चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखना। ये सब आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 163, आर्टिकल 200, ये चीज को ध्यान में रखना। आर्टिकल 200 इज रिलेटेड टू रिजर्विंग बिल ऑफ टू प्रेसिडेंट। और टग ऑफ वार तो काफी चलती रहती है, गवर्नर इन अपोजिशन स्टेट्स, जो भी गवर्नर को कौन करता है, जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपॉइंट करती है, और अपोजिशन स्टेट्स में काफी बार गवर्नर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ टग ऑफ वार चलता ही है, ठीक है।
हालांकि प्रोविजन कहता है कि एज सून एज पॉसिबल द गवर्नमेंट मस्ट रिटर्न द बिल और गिव हिज एसेंट एज सून एज पॉसिबल, पर कोई टाइम फ्रेम यहाँ पे नहीं ये करता है, ठीक है। इसलिए ये चीज को ध्यान रखना, द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट हैव एनी टाइम फ्रेम। अभी नंबरेबिया वर्सेस बमन फ्लिक्स केस में क्या हुआ था, द गवर्नर कैन नॉट होल्ड एसेंट टू ए बिल इनडेफिनिटली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनडेफिनिट टाइम के लिए गवर्नमेंट विथहोल्ड नहीं कर सकते हैं और मस्ट रिटर्न द बिल टू असेंबली, उनको रिटर्न करना चाहिए बिल असेंबली को विथ प्रॉपर रिकमेंडेशंस। फिर एक चीज न्यूज में भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ऑफ, ठीक है। तो जनरली अभी जो 14th और 15th फाइनेंस कमीशन है दे आर अगेंस्ट स्पेशल स्टेटस, दैट इज इन दोनों ने जो 14th और 15th फाइनेंस कमीशन उन्होंने कहा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को हटा देना चाहिए। अब देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए स्टेट्स क्यों मांग करते हैं स्टेट्स, क्योंकि उनको वहां पे काफी फायदा मिल रहा है। जैसे कि मान लिया कोई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो जनरल कैटेगरी स्टेटस जहाँ पे 60-40 के रेशियो में फंड्स दे रहे हैं, 70-30 के रेशियो में फंड्स दे रहे हैं। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स है दे गेट द फंड्स इन 90:10 रेशियो, 10 रेशियो रहेगा स्टेट्स का, 90 रेशियो सेंटर का। तो एक ये फायदा होता है। सेकेंडली उनको काफी अधिक फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, इसीलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेके काफी स्टेट्स मांग करते रहते हैं। It is classification granted by center to assist development of state that face geographical and socio-economic disadvantages. It was introduced in 1969. 1969 में जो 5th फाइनेंस कमीशन थी उसके रिकमेंडेशन पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 1969 में 3 स्टेट्स को ये स्टेटस मिली थी, जम्मू कश्मीर, असम एंड नागालैंड, और धीरे धीरे काफी स्टेट्स को और मिल गए। 8 मोर स्टेट्स दैट इज अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल, उत्तराखंड, सबको ये स्टेटस मिल गई। एंड these वर गिवन बाय स्टॉयल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी यही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड करती थी। जो 14th फाइनेंस कमीशन थे इट वाज अकॉर्डेड नो स्टेट्स शुड बी अकॉर्डेड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नाउ। इन्होंने कहा था कि अब कोई स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। 15th फाइनेंस कमीशन ने भी ये चीज बोला था, ठीक है। ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं। जो मेजर बेनिफिट्स ये है कि उनको 90 वर्सेस 10 के रेशियो में शेयर करना पड़ता है अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आ जाते हैं तो, और अदर बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो मिलता ही है। अब देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और स्पेशल स्टेटस में डिफरेंस, दैट इज जो स्पेशल स्टेटस है इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 370, दैट इज ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और ये अभी तक एग्जिस्ट करता है। लेकिन वहीं पर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। इट वाज स्टार्टेड इन 1969 बाय द रिकमेंडेशन ऑफ 5th फाइनेंस कमीशन एंड इट इज गिवन बाय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और अभी 14th और 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से किसी भी स्टेट को ये नहीं मिलना चाहिए। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, जो क्राइटेरिया है स्पेशल कैटेगरी का ये मैं बताना भूल गया, इसको मेंशन कर लो कि हिली टेरेन को, जो स्टेट्स हिली टेरेन में है, लो डेंसिटी है, लोकेशन अलोंग बॉर्डर्स है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, तो ये सारे क्राइटेरिया है टू ग्रांट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। नेक्स्ट अभी काफी न्यूज में था ईडी। तो ईडी किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, इस चीज को ध्यान में रखना। और ईडी इज स्टैट्यूटरी बॉडी while CBI is not statutory body। CBI किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है and it is not an statutory body। ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो ये दोनों के बीच एक छोटा डिफरेंस है ईडी और सीबीआई के बीच में, ये ध्यान रखना। ईडी को क्या क्या पावर है? टू सीज एसेट्स, टू सीज एंड टू समन कर सकते हैं। पावर ऑफ अरेस्ट जो पीएमएलए और 2002 और फेमा के एक्ट के अनुसार, ये दोनों एक्ट के अनुसार दे कैन अरेस्ट विदाउट फॉर्मल एफआईआर, कोई एफआईआर के बिना भी वो अरेस्ट कर सकते हैं। In 2022 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड बाय ईडी ऑफिशियल्स कैन बी रिकॉर्डेड एज एविडेंस इन द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल भी कहता कि जो अगर ईडी ऑफिशियल्स को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो उनको एज एविडेंस यूज किया जा सकता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1952 ईडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। It is headed by ED director who is appointed as per the section 725 of CBC Act। 2 year tenure होता है जिनको 3 एक्सटेंशन दिया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। 2 year tenure with 3 extensions। इनका फंक्शंस क्या क्या है? 4 फंक्शंस पे ये काम करते हैं, दैट इज फेमा, FEOA, PMLA और COFEPOS। तीनों पे, चारों पे, सॉरी 5 पे काम करता है। ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, चारों पे ये काम करता है। और इसमें जो फेमा और PMLA है इनके केसेस में ये कैन अरेस्ट, ईडी कैन अरेस्ट विदाउट FIR। ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट नारी शक्ति वंदना
Constitution 106th Amendment Act, that is to give 33% reservation to women in the parliament in and Lok Sabha parliament, that is Lok Sabha, Rajya Sabha and जो state legislative assemblies, तो women को 33% रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो बिल आया दैट इज 106th अमेंडमेंट एक्ट। ध्यान रखना कुछ इंपॉर्टेंट जो भी रिसेंट अमेंडमेंट है, 101st इज रिलेटेड टू जीएसटी, 102nd रिलेटेड टू नेशनल कमीशन ऑफ बीसीए, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, 103rd इज रिलेटेड टू ईडब्ल्यूएस, 104th इज रिलेटेड टू जो आपकी ये बढ़ाई गई थी जो एससी एंड एसटी रिजर्वेशन को इंक्रीज किया गया था फॉर लेस 10 years एंड एंग्लो इंडियन की रिजर्वेशन को रिमूव कर दी थी। 105th वाज रिलेटेड टू जो एससी बीसी थी, बैकवर्ड क्लासेस का जो सोशियो इकोनॉमिक सर्विस था उसको स्टेट्स को पावर मिली थी, जिस बेसिस स्टेट्स करा रहा था, ये ध्यान रखना। तो 105 एससी बीसी को, 104 एससी एसटी को इंक्रीज कर दिया गया रिजर्वेशन 10 साल के लिए और एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशन को हटा दिया गया। 103 ईडब्ल्यूएस, 102 नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को, और 101 रिलेटेड टू जीएसटी। तो ये रिसेंट अमेंडमेंट से ध्यान रखना। तो आर्टिकल 330 या आर्टिकल 332 ए इसको अमेंड करके 1/3 ऑफ सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये ध्यान रखना। इट इज आल्सो रिजर्वेशन फॉर 1/3 ऑफ सीट्स टू वुमेन अंडर सीट एससी एसटी के जो एससी एसटी वुमेन है, जो जितने भी एससी एसटी सीट्स हैं उसके अंदर भी 1/3 सीट्स रिजर्व रहेगा फॉर वुमेन्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। And it will come into effect into after delimitation following the first census, ठीक है। जो फर्स्ट डिलिमिनेशन होगा इसके बाद की जो जस्ट डिलिमिनेशन होगी इस एक्ट के बाद, उसके बाद ये एक्ट होगा, और इसकी जो सनसेट क्लॉज दैट इज इट इज फॉर 15 years, however it can be extended। जैसे कि आप देखो एससी एसटी रिजर्वेशन तो वो भी 10 years के लिए थी, बट वो अभी तक एक्सटेंड होगा कि इतने दूर आगे, तो वुमेन्स के लिए जो रिजर्वेशन है वो भी 15 years के लिए भी है एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड। तो सनसेट क्लॉज है इसमें, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। रोटेशन ऑफ सीट्स होगी लोकसभा वगैरह में, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी इनेक्ट कर दिया गया, 33% विल बी वुमेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड पॉन्डिचेरी असेंबली को भी दी जाएगी, ये ध्यान रखना। अब न्यूज में था दैट इज डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो राइट टू प्राइवेसी के अंदर जो केस पुत्तुस्वामी केस है दैट इज रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी, ये ध्यान रखना। तो इसको इस केस के बाद जो जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी को ये गठन किया गया टू ड्राफ्ट टू गिव अ ड्राफ्ट ऑन पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। तो ये 2018 में कमेटी, विच कमेटी, श्री कृष्णा कमेटी, ये चीज ध्यान रखना। तो ये देखो जर्नी ऑफ बिल 2018 में जो पुत्तुस्वामी केस आया 2017 में, सर उसके बाद जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी को कंस्टिट्यूट किया गया, उसके बाद रिपोर्ट कमेटी ने 2018 में लाया, फिर 2019 में जो ड्राफ्ट बिल है उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास लेके गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने 2021 में रिलीज किया रिपोर्ट को, फिर ड्राफ्ट बिल विड्रॉ कर लिया गया, फिर ड्राफ्ट पर्सनल बिल को कंसल्टेशन के लिए भेज दिया गया, और 5 जुलाई 2023 को ड्राफ्ट बिल जो भी है उसको अप्रूव कर दिया गया बाय यूनियन कैबिनेट। तो जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल है उसको तो जो भी इंडिविजुअल्स के राइट टू प्रोटेक्ट देयर डाटा है उसको लेकर के ये है। तो डाटा फिड्यूसरीज है वो इसके अंदर आएंगे कि किस तरह से उन्हें डाटा कलेक्ट करना है, किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, डाटा प्रिंसिपल्स का फॉलो होगा, जो पेनल्टीज भी रहेंगे ब्रीच के लिए। तो ये सारी चीजें थी, तो ये सारी चीज आप पढ़ लेना, मैं इसको अपलोड कर दूंगा पीपीटी को, इसमें कुछ ऐसी खास चीजें नहीं है। तो इट विल अप्लाई टू डाटा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन विद इन एंड आउटसाइड इंडिया, ध्यान रखना ये इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी रहेगी, ठीक है। इसमें जो भी कंपनीज है उसको, हालांकि इसमें एक ये चीज था कि डाटा को रोक नहीं रहा है फॉरेन में ले जाने से, पर आप उसको ब्रीच नहीं करना, तो ये चीज ध्यान में रखना। और ये इंडिया में और आउटसाइड बाहर भी लगेंगे, तो ये चीज कुछ पॉइंट्स आप पढ़ देना पीपीटी को, ठीक है। 2014 वर्जन से 2022 वर्जन से ये कैसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ डाटा को अलाउ किया गया विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, दैट इज क्रॉस बॉर्डर फ्लो क्या जा सकता है डाटा का। डीम्ड कंसेंट की यहाँ पे बात आई, दैट इज कंसेंट लेना जरूरी है। इंडिया वर्सेस वर्ल्ड की बात करें तो एज पर UNCTAD 137 आउट ऑफ 194 कंट्रीज के पास डाटा प्रोटेक्शन की एक्ट्स हैं। अफ्रीका और एशिया में बात करें तो अफ्रीका में 54 में से 33 कंट्री के पास डाटा प्रोटेक्शन बिल है, एशिया में 60 में से 34 कंट्री के पास ये बिल है, और जितने भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री दैट इज 46 में से 22 लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के पास भी ये बिल इनेक्टेड है। इंडिया वर्सेस वर्ल्ड देखा तो यूरोपियन यूनियन मॉडल है जिसमें कि काफी स्ट्रिजेंट लॉज हैं, इट इज द मोस्ट स्ट्रिजेंट लॉ, ठीक है।
और ये जो एक टेम्पलेट बनता है लेजिस्लेशन के लिए, फिर भी यूएस मॉडल, वी हैव चाइना मॉडल, दीज आर द मॉडल ऑफ डाटा प्रोटेक्शन बिल्स। नेक्स्ट वे क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स एक्ट। अभी 3 जो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स एक्ट है उसके बारे में, दैट इज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल। तो भारतीय न्याय संहिता रिप्लेसेस द इंडियन पेनल कोड ऑफ 1860। इंडियन पेनल कोड किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था? मकलॉय कमेटी, ये ध्यान में रखना, उसको रिप्लेस करेगा। उसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये क्रिमिनल जो सीपीसी है उसको रिप्लेस करेगा, और साक्ष्य बिल इंडियन एविडेंस एक्ट को री करेगा। अगर वो तीनों में कुछ चीजें हैं, जैसे अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूँ, जैसे कि इसमें डिफिनेशंस वगैरह काफी चीज को दिए गया, जैसे इसमें कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट, इस चीज को दिया गया, कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट। जीरो एफआईआर के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया। तो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे कि आप देखते हो कि जैसे आप एफआईआर कहीं कराने जाते हो तो थाने में बोला जाता है आपको कि भाई ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं, आप उस थाने में जाकर कराओ। तो इसलिए जीरो एफआईआर को इंट्रोड्यूस करा गया। ई एफआईआर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर, और जीरो एफआईआर क्या है कि एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट एनी रिलेशन टू प्लेस, एट एनी प्लेस। अगर एफआईआर किसी भी ऐसे प्लेस में रजिस्टर हो रहा है जहाँ की जुरिस्डिक्शन से कोई मतलब नहीं है तो उसको हम लोग जीरो एफआईआर बोलते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना। उसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखो अब सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज को जैसे ये सजा दी गई, इसमें कुछ चेंजेस किए गए, काफी सारे चेंजेस हैं, ठीक है। और उसके बाद यही सारी चीजें एक बार पढ़ लेना आप, इसमें भी चेंजेस हैं। इसमें देखो क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये सब को एक्सेप्ट किया जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग को एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस को एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो जो ऑनलाइन है, जो डिजिटल जो जमाना बदला है उस सब चीज को देखते हुए सारी चेंजेस लाई गई हैं। सो ये था हमारा पॉलिटी का करंट अफेयर्स का क्लास, ठीक है। और जनरली एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल गया होगा। और ये पीपीटी जो है मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल का मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। तो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on a regular basis. अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे वीडियोज हम और बना सकें, और अभी इकोनॉमिक्स के हम लाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से वो सब कर लाएंगे। एग्रीकल्चर का राइट अप मैं कर रहा हूँ, तो मेहनत काफी लगती है आप लोगों के हेल्प करने के लिए। अगर आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें। सो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।